हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट वीडियो में वेरिएंट्स ऑफ पीसीआर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने देख लिया था पीसीआर की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हमने वेरिएंट्स में इन्वर्स पीसीआर देख लिया था। इन्वर्स पीसीआर के बाद हमने देखा था आरटी पीसीआर के बाद हम लोगों ने थर्ड कैटेगरी हॉट स्टार्ट पीसीआर की देखी थी। इसके अलावा हमने नेस्टेड पीसीआर भी देखा। नेस्टेड पीसीआर के बाद हमने जो लास्ट में देखा था वो असेंबली पीसीआर था, जिसको हमने समझ लिया था। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एएफएलपी पीसीआर। तो एएफएलपी पीसीआर से आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एएफएलपी पीसीआर में एएफएलपी का मतलब क्या है? एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और एएफएलपी पीसीआर का जो यूज़ हम कहाँ करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने में। अब आप कहेंगे ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? देखिए होता क्या है कि जो हमारा जीनोम है, जो हमारा डीएनए है, उसमें हमारा जो बहुत सारा जो पोर्शन होता है 1% पार्ट से भी कम में तो जीन्स पाए जाते हैं। और जो उसका हमारा 99% पार्ट है वो कैसा है? वो नॉन जेनिक पार्ट है, या इसको कह सकते हैं हम इंट्रॉन्स वाले रीजन है जो कोड नहीं करते किसी पॉलीपेप्टाइड को। ठीक है, तो जो वो हमारे 99% पार्ट जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड नहीं करते हैं, उनका जो सीक्वेंस होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। उनके बेसिस पे ही एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, उसमें क्या आता है? हमारा एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट शो होता है ना। उसमें क्या होता है कि आपका जो क्लोज रिलेटिव है वही आपकी सिमिलर आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपने थोड़ा सा दूर का रिलेशनशिप है, कोई दूर के आपके रिश्तेदार हैं, तो उनमें क्या पाया जाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाएगा। इवन पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल ट्विंस में भी कभी कभी देखने के लिए मिलता है, अगर वो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन डीएनए सीक्वेंस में कहीं ना कहीं दो इंडिविजुअल में आता ही आता है। उस वेरिएशन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? और वो जो वेरिएशन होता है वो हमारा जीन वाले पोर्शन में ना हो करके इंट्रॉन वाले रीजन में होता है या नॉन कोडिंग रीजन में होता है। तो उस पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करना अगर है तो एएफएलपी पीसीआर से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एएफएलपी पीसीआर का जो यूज़ है पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्शन के साथ ही साथ और देखिए किस तरीके से यूज़ हो सकता है, तो हम एएफएलपी पीसीआर को डिस्कस करेंगे। इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। उस जीनोमिक डीएनए में हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने क्या यूज़ कर लिया? इको R1 यूज़ कर लिया, और कोई भी और एक एंजाइम आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने BAM-H1 यूज़ कर लिया, कोई भी दो एंजाइम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप डाइजेस्ट कर देंगे जीनोमिक डीएनए को, तो आपको डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। उन फ्रेगमेंट्स में आप एडेप्टर का लाइगेशन करेंगे। एडेप्टर का लाइगेशन कैसे करेंगे? जैसे इको R1 और BAM-H1 से आपकी डाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिला उसमें क्या आपके स्टिकी एंड्स जनरेट हो गए। स्टिकी एंड्स के स्पेसिफिक आपके एडेप्टर आते हैं जो वहाँ पे लाइगेट हो जाएंगे जाकर के उसके एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, और उसके ही स्पेसिफिक आप जब प्राइमर का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? एडेप्टर स्पेसिफिक जब प्राइमर का यूज़ करेंगे तो आपके वही रीजन एम्पलीफाई होंगे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्मल पीसीआर चलेगा, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलेगी, और आप पैटर्न देख करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप पॉलीमॉर्फिज्म देख सकते हैं, जैसे डिफरेंट होता है जो सीक्वेंस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जीनोमिक डीएनए है, इसके रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से आपको फ्रेगमेंट मिल गए। उस फ्रेगमेंट में आपने दोनों एंड पे आप एडेप्टर लाइगेट कर दिए। एडेप्टर लाइगेट करने के बाद उन्हीं एडेप्टर के स्पेसिफिक प्राइमर से आपने इसको एक्सटेंड कर लिया। एडेप्टर को लाइगेट करने के बाद तो हमें एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट जो होंगे उनसे हम क्या डिटेक्ट करेंगे? ये पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसीलिए इसका नाम एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। अब इसको देखिए होता कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसको हम देखते हैं।
सबसे पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्शन में यूज़ होता है ये, जिसको हमने देख ही लिया था। इसके अलावा अगर हमारे जीनोम में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, या कोई म्यूटेशन है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये पीसीआर बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्शन टेक्निक है, जो RFLP RAPD सब आपने सुने होंगे, उससे ज़्यादा एडवांस है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी जीन की बात करें, जीनोमिक DNA में मान लीजिए किसी जीन को हमने टारगेट किया, उस जीन के नॉर्मल कंडीशन में 2 एंजाइम से 4 फ्रेगमेंट होने थे। ठीक है, 2 एंजाइम का यूज़ करने से 4 फ्रेगमेंट नॉर्मल कंडीशन में होने थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ म्यूटेशन हो जाने की वजह से न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो डाइजेशन वाली साइट है या रेस्ट्रिक्शन साइट है, वो चेंज हो जाने की वजह से 3 ही फ्रेगमेंट आ रहे हैं। 3 ही फ्रेगमेंट आ रहे हैं और इसमें 4 फ्रेगमेंट आ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलीमॉर्फिज्म या म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, तो इसी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बाद में सीक्वेंसिंग कर लेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ म्यूटेशन है, किस तरीके का म्यूटेशन है। तो इसका यूज़ हम म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए एसिमेट्रिक पीसीआर। एसिमेट्रिक पीसीआर हम तब करते हैं जब हमें जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए है, दोनों स्ट्रैंड हमें नहीं चाहिए हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें चाहिए है। अब हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्यों चाहिए होगा, क्योंकि हो सकता है हम उसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में यूज़ करें, या हम उसको किसी प्रोटीन से बाइंड कराने के लिए यूज़ करें। ठीक है, जैसे अगर हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की स्टडी करना चाहते हैं तो डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं उनकी हम स्टडी करें अगर। ठीक है, या फिर हमें अगर सीक्वेंसिंग रिएक्शन लगानी है तो भी हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही चाहिए होता है। तो एसिमेट्रिक पीसीआर हम तब करते हैं जब हमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड ज़्यादा अमाउंट में चाहिए फॉर स्टडी पर्पस। ठीक है, तो वही देखिए लिखा है पीसीआर में जब हमें एक स्ट्रैंड ज़्यादा चाहिए होता है दूसरे स्ट्रैंड के कंपैरिजन में, तो ये एसिमेट्रिक पीसीआर कहलाता है। इसके लिए हम करते क्या हैं कि फॉरवर्ड या रिवर्स प्राइमर में से कोई भी एक प्राइमर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे और दूसरा वाला जो प्राइमर होगा उसको स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। अगर हम फॉरवर्ड प्राइमर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो रिवर्स कम यूज़ करेंगे, अगर रिवर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फॉरवर्ड कम यूज़ करेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराने हो या डीएनए सीक्वेंसिंग करानी हो तो हम इस तरह के एसिमेट्रिक पीसीआर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आता है QRT पीसीआर, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर। अब देखिए इसके जो क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर है ये थोड़ा अलग टाइप का इसलिए है क्योंकि हमारे कोई भी आप पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ले लीजिए, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है चेक करने के लिए एम्प्लीफिकेशन हुआ है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, आपने तो रिएक्शन लगा दी, लेकिन जब तक आप उसका जेल रन नहीं करेंगे तब तक आप चेक कर ही नहीं पाएंगे बैंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एम्प्लीफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारा क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर होता है इसमें हमें किसी एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना एम्प्लीफिकेशन हुआ है। ठीक है, आप रियल टाइम पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जब चाहें तब मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जब तक रिएक्शन चल रही है उस बीच में आप कभी भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि पीसीआर चालू हुआ भी है कि नहीं हुआ है, एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपको किसी जीन की स्टडी करनी है कि वो जीन हमारे में एक्सप्रेस हो रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट में कि नहीं हो रहा है, तो भी हम ये क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ऑर्गेनिज्म में आपको कंपेयर करना है, किसी एक ऑर्गेनिज्म में जैसे मान लीजिए कोई एक जीन ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है दूसरे वाले में कम एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये ज़्यादा एक्सप्रेस या कम एक्सप्रेस हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर से ही हम पता लगा सकते हैं। जिसमें ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा होगा उसमें उसका कॉपी नंबर ज़्यादा होगा और जिसमें कम एक्सप्रेस होगा उसमें उसका कॉपी नंबर, किसका, जीन का कॉपी नंबर कम होगा। तो जीन की कॉपी नंबर कितना अमाउंट में प्रेजेंट है ये सब भी हम क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर से पता लगाते हैं। इसमें करते क्या है, हम फ्लोरेसेंट प्रोब का यूज़ करते हैं, टैक मेन बेस्ड रिएक्शन इसमें होती है, डिटेक्शन सिस्टम लगा होता है। फ्लोरेसेंट प्रोब में साइबर ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो QRT पीसीआर में जो हमारा रियल टाइम पीसीआर है उसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दूँगी, उसको आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।
इसलिए यहाँ पे मैंने जनरली बताया है क्या है। तो इसमें एग्रोसेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत नहीं होती। क्वांटिटी बता सकते हैं कि किसमें जीन ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, किसमें कम एक्सप्रेस हो रहा है। और जो पीसीआर की मॉनिटरिंग है, आप उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइम टू टाइम देख सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन का क्या पैटर्न आ रहा है, ठीक है, कितना कॉपी नंबर प्रेजेंट है किस ऑर्गेनिज्म में, ये सब भी डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है देखिए, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में, म्यूटेशन की एनालिसिस में भी यूज़ होता है, बैक्टीरियल वायरल पैथोजन के लोड को डिटेक्ट करने में भी। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा था ना, तो कोरोना वायरस में दो तरीके से पता लगाया जा रहा था कि जो प्रेजेंट है कि नहीं। एक तो एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड डिटेक्शन था, जो कि हमारा फॉल्स पॉजिटिव भी रिजल्ट दे रहा था, लेकिन उसमें रियल टाइम एनालिसिस से भी आपका जो कोरोना वायरस का जीनोम है या उसमें पाए जाने वाला कोई पर्टिकुलर जीन है या कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते थे रियल टाइम की मदद से। तो इससे एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलते थे, कोई भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलते थे। तो ये तो पहली बात तो तुरंत मिल जाते थे। रैपिड टेक्निक है, सेंसिटिव, एक्यूरेट और क्वान्टिटेटिव। ठीक है, तो ये सारी इसकी स्पेसिफिसिटीज़ हैं कि इसको क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बस ये है कि थोड़ा महंगा होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा इसकी कॉस्ट आती है इस डिटेक्शन की। ठीक है, जैसे आपको डेंगू भी NS1 डिटेक्शन या और भी जैसे कोरोना वायरस में किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को डिटेक्ट करना है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीसीआर देखिए, एलील स्पेसिफिक पीसीआर। देखिए, एलील स्पेसिफिक पीसीआर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको म्यूटेशन डिटेक्ट करना होता है कि कोई म्यूटेशन जो है वो हमारे होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, वो हमें अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा बॉडी को। ये सब देखने के लिए हम एलील स्पेसिफिक पीसीआर करते हैं। एलील होते क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो हमारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें जिसमें हमारे पेयर्ड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो बॉडी के जितने भी क्रोमोसोम है 23 सेट सभी क्या पाए जाएंगे? पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस पेयर वाले जो सीक्वेंस होते हैं क्रोमोसोम के काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्रोमोसोम का पेयर है जिसमें हमने दो क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, एक पेयर के दो क्रोमोसोम। तो उसमें देखिए हमारे पहले क्रोमोसोम पर ABCDEF नाम के हमने जीन दिखाए हैं, दूसरे पे स्मॉल ABCDEF नाम के हम जीन दिखाए हैं। ठीक है, अगर हम इसमें जीन ए की बात करें, अभी हम केवल जीन ए की बात कर रहे हैं, तो जीन ए की दोनों क्रोमोसोम पे कंडीशन क्या क्या हो सकती है? हो सकता है दोनों क्रोमोसोम पर कैपिटल वाला फॉर्म प्रेजेंट हो जीन का, या हो सकता है दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव वाला फॉर्म प्रेजेंट हो, या तो ये हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन हो सकती है। अगर हम इसमें ए को नॉर्मल और ए को म्यूटेशन मान लें, स्मॉल ए को म्यूटेशन मान लें, तो जिसमें ये कंडीशन होगी वो तो नॉर्मल होगा, जिसमें ये कंडीशन होगी वो भी नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट वाला अपना असर दिखाएगा। ये वाली कंडीशन में क्या होगा? म्यूटेटेड, दोनों ही म्यूटेटेड हैं, तो वो हमारा जो फीचर होगा वो कुछ एब्सेंट होगा फीचर, या कोई ना कोई हमें डिजीज़ हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन का पता लगाने के लिए या हेट्रोजाइगस कंडीशन का पता लगाने के लिए हम ये एलील स्पेसिफिक पीसीआर करते हैं। अब उसमें करते क्या है, हम दो तरीके के प्राइमर का यूज़ करते हैं। एक वाइल्ड टाइप प्राइमर जिसको हम नॉर्मल प्राइमर कहते हैं, दूसरा म्यूटेंट प्राइमर होता है। ठीक है, जो म्यूटेशन के स्पेसिफिक होता है। अब देखिए फिर से हमारी वही कंडीशन आ गई, क्रोमोसोम पे हमारी ये कंडीशन हो सकती है दोनों क्रोमोसोम पे जो होमोलॉगस पेयर की होंगी, या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। अगर मान लेते हैं ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है किसी इंडिविजुअल में, तो उसमें वाइल्ड टाइप प्राइमर से आप पीसीआर लगाएंगे तो आएगा, लेकिन म्यूटेंट वाले प्राइमर से पीसीआर लगाएंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें म्यूटेंट वाला कोई जीन है ही नहीं दोनों क्रोमोसोम पे, तो कहाँ से आएगा? इस वाले में जब आप लगाएंगे पीसीआर तो वाइल्ड टाइप प्राइमर से लगाएंगे तो भी बैंड आएगा, क्योंकि वो भी प्रेजेंट है। म्यूटेंट प्राइमर से लगाएंगे तो वो भी प्रेजेंट है, तो उसके भी बैंड्स आएंगे, तो मतलब दो बैंड आएंगे आपकी पीसीआर में। अगर तीसरी कंडीशन है तो वाइल्ड टाइप से आप लगाएंगे तो बैंड नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वाइल्ड टाइप का कुछ एलील ही नहीं प्रेजेंट है। म्यूटेंट प्राइमर से लगाएंगे तो दोनों ही म्यूटेंट एलील हैं, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप किस प्राइमर से लगा रहे हैं और कैसे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन जीन की पता लगा सकते हैं। अगर हेट्रोजाइगस आ रही है मतलब ये वाला जो इंडिविजुअल है कैरियर है, तो हमें इसके आगे वाली जो जेनेटिक स्टडीज़ करनी है, तो हमें उसमें फ़ायदा मिल सकता है ना, कि आगे आने वाली जनरेशन किस टाइप की हो सकती है, अगर फादर मदर का हमें ये वाली कंडीशन पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे एलील स्पेसिफिक पीसीआर का इस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए कॉलोनी पीसीआर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बस हम इसमें जो टेम्पलेट लेते हैं वो डीएनए ना लेकर के कॉलोनीज़ उठा लेते हैं। कॉलोनीज़ कहाँ पे आएंगी? हमारी अगार की प्लेट पे जो कॉलोनीज़ आती हैं,
इंक्यूबेशन के बाद उसको हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ से एक कॉलोनी उठाते हैं, उसको हम डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, 10 मिनट तक हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, मतलब 90 के अराउंड हम उसको हीट कर लेंगे। उससे क्या होगा, सेल वॉल थोड़ा सा ब्रेक होकर के डीएनए बाहर आने की कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद जब हम उसको डीनेचर करेंगे तो वापस क्या होगा, हमारा जो उसमें हम डीनेचरिंग लगाएंगे पीसीआर में वो थोड़ा ज़्यादा लंबी लगा देंगे इनिशियल डीनेचरेशन वाली कंडीशन। तो क्या होगा, पूरी तरीके से डीएनए बाहर आके पीसीआर के रिजल्ट देगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल कॉलोनी को एग्जामिन करने के लिए हम ये वाला कॉलोनी पीसीआर करते हैं, डायरेक्ट कॉलोनी उठा के। इससे पता क्या चलता है क्यों हमें कॉलोनी पीसीआर करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 बैक्टीरिया की सेल्स हैं, एक में हमने ट्रांसफॉर्म करके कोई प्लाज्मिड का जीन अंदर भेजा है, दूसरे में नहीं भेजा या दूसरे में गया नहीं किसी वजह से, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि किस वाले में वो जीन गया है जो हमने ट्रांसफॉर्म करके डाला है, या किस में हमने रिकॉम्बिनेंट वाला जीन डाला है और किस में गया है किस में नहीं गया है। तो हमें जिसमें गया है उसी से मतलब है। तो हम डायरेक्ट इसमें से कॉलोनी पीसीआर, अगर कॉलोनी उठा के पीसीआर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि उसमें डीएनए गया है कि नहीं गया है। हम इसमें से डीएनए पहले आइसोलेट करें, फिर डीएनए को आइसोलेट करने के बाद पीसीआर लगाए तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम डायरेक्ट कॉलोनी उठा के भी पीसीआर लगा सकते हैं, और ये इसका पता चलने के लिए हम करते हैं कि हमारा जो बैक्टीरियल सेल है वो ट्रांसफॉर्म हुई है कि नहीं, उसमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट वाला गया है कि नहीं गया है, ये पता लगाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो कॉलोनी पीसीआर हो गया। अब सिंगल सेल पीसीआर देखिए क्या होता है। सिंगल सेल पीसीआर किसी एक सिंगल सेल को लेकर के किया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू की एक सेल को लेकर के जो हम पीसीआर करेंगे वो सिंगल सेल पीसीआर कहलाएगा। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए डीएनए एबनॉर्मेलिटीज़ को। अगर किसी सेल में कोई एबनॉर्मेलिटी है डीएनए में या म्यूटेटेड डीएनए के फॉर्म में है तो उसको हम पता लगा लेते हैं सिंगल सेल पीसीआर से। अब सिंगल सेल हम किसी टिश्यू से एक सिंगल सेल अलग कैसे करेंगे, उसके लिए कई सारे आपकी टेक्निक्स होती हैं, FACS MACS, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री इससे जुड़ी होती है। तो इससे आप सिंगल सेल को अलग करके उसको टेम्पलेट की तरह यूज़ करेंगे पीसीआर में। और इसको भी हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है एम्ब्रियो में, जैसे जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान एम्ब्रियो को चेक किया जाता है ना कि उसमें जेनेटिक डिजीज़ है कि नहीं, तो इस जेनेटिक डिजीज़ को चेक करने के लिए हम एम्ब्रियो की एक सिंगल सेल को लेकर उसको स्टडी करते हैं अच्छी तरीके से और पता लगा लेते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो उसका यूज़ यहाँ पे होता है। इस तरीके से आपके सारे जो लगभग टाइप्स हैं वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। सारे टाइप्स मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर दिए हैं। रियल टाइम का जो एक और वीडियो है जिसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, उसको मैं इसी के साथ इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये वाला वीडियो आज का शायद लास्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीक में और कोई वीडियो भी आ नहीं पाएगा, क्योंकि दिवाली के वेकेशंस हैं तो सब लोग कोई भी पढ़ाई तो करेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए अभी एक हफ्ते तक कोई भी वीडियो नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं मंडे को अपलोड करूँगी। तब तक के लिए सभी को हैप्पी दिवाली। आप पढ़ते रहिए और ये फेस्टिवल भी इंजॉय करते रहिए। थैंक यू।